हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी कुछ दिन से क्लासेज नहीं आई थी। उसके पीछे मैंने आपको कल बताया भी था कि एक टेक्निकल इश्यू होने की वजह से जिसकी हम क्लासेस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, और अब आपकी क्लासें कंटिन्यू आएंगी और डेली आप स्टडी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कल की इन्फॉर्मेशन में भी बताया था कि मैं आज हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको बताऊंगा और उसी में स्टडी कराऊंगा कि जैसे कि हमारे न्यू चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में सब कुछ आपके सामने डिटेल में बताएंगे। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो सब आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं तो इसके खोजकर्ताओं के बारे में। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ताओं के बारे में बात करेंगे, कालक्रम के बारे में बात करेंगे, या इसको हम तिथि क्रम भी कहते हैं, या इसके निर्माता कौन थे, और आज ही हम इसके विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे, विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। और एक पॉइंट हम निर्माताओं से पहले, निर्माता के बाद में हम एक लेंगे, वो इसका नामकरण किस प्रकार से पड़ा उसकी हम चर्चा करेंगे। ये आज के लेक्चर के दौरान हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम खोजकर्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कालक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे, दूसरा फिर हम निर्माताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, फिर हम नामकरण की चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम पे पड़ा है और अन्य इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसका विस्तार क्या है, तो विस्तार के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि किस किस देश में कितना विस्तार इसका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई और इसके बारे में समझते हैं, खोज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे खोजकर्ताओं के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट के दौरान देखेंगे कि सबसे पहले एक अंग्रेज थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज थे। उन्होंने क्या किया कि वो रणजीत सिंह के दरबार में पंजाब जा रहे थे, पंजाब का दौरा कर रहे थे। तो उस दौरान उनको 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले, कुछ ईंटें दिखाई दी थी। और तो इससे संबंधित उन्होंने अपनी पुस्तक एक पुस्तक थी, तो उस पुस्तक के दौरान इसमें चर्चा की है कि इस सभ्यता से संबंधित उनको कुछ साक्ष्य मिले थे। दूसरा अगर देखें हम तो दो भाई थे जिनको वर्टन बंधु बोला जाता है। वर्टन बंधु माना जाता है कि 1856 में ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, और रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान उनको पंजाब से यानी कि लाहौर से सिंध तक यानी कि सिंध के क्षेत्र में कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिस दौरान उनको कुछ ईंटें मिली थी। और ईंटों से इन्होंने क्या किया कि उस रेलवे लाइन में जो पटरियां होती हैं, तो पटरियों के दौरान उन्होंने क्या है उनमें ईंटों को बिछा दिया, और उस सभ्यता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ये बर्टन बंधु दो भाई थे, जिसमें अगर बात किया जाए तो जेम्स बर्टन
जेम्स बर्टन और एक दूसरा भाई इनका था विलियम बर्टन। एक प्रकार से इन्होंने भी सोचा कि कोई एक प्राचीन शहर होगा और जो लगभग अब से 1500 या 1000 साल पुराना होगा, सिकंदर के समकालीन होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से ये ठीक से इस सभ्यता की खोज नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें इससे संबंधित, तो हमारे पुरातात्विक जनक, भारतीय पुरातात्विक जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को को 1856 में, यानी इनका जो कालक्रम है तो वो है 1853 से 56 ईस्वी। इस दौरान इनको एक कार्य सौंपा गया था कि इसके बारे में बताया गया था कि एक ऐसी सभ्यता है जो बहुत प्राचीन है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा की और चर्चा करने के दौरान कुछ थोड़ा सा शोध वगैरह भी किए थे, शोध करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि 1000 साल पुरानी कोई सभ्यता है और जो लगभग सिकंदर के समकालीन है, इन्होंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया था। इस प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने बारी बारी से चीजों को देखा। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में जाना, फिर दूसरा वाटन बंधु ने इसके बारे में जाना, फिर वाटन बंधु 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। फिर इसके बाद में अगर इसके वास्तविक खोज की अगर बात करें तो इनके चौथा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे तो वो जॉन मार्शल के बारे में है। जॉन मार्शल के बारे में है, जिनको सर जॉन मार्शल भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में 2 भारतीय विद्वान थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दोनों ने ही 2 स्थलों की खोज की, तो जिसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। तथा राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की। तो ये जॉन मार्शल उस समय इस विभाग के नेतृत्वकर्ता थे, एक प्रकार से हेड थे, प्रमुख थे। इनके नेतृत्व में ही इन्होंने क्या किया, 2 भारतीय विद्वान थे जिन्होंने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की सबसे पहले और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इस आधार पर देखा जाता है कि सर जॉन मार्शल को ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक निश्चित रूप से देखा जाता है तो खोजकर्ता माना जाता है और इनको ही पूरा दायित्व दिया जाता है। तो इसके बाद हम देखें, ये तो हमारे खोजकर्ताओं के बारे में जानकारी हुई थी। अब देखते हैं इसका कालक्रम क्या है, किस किस विद्वानों ने किस किस प्रकार से इसका कालक्रम के बारे में बताया है। तो हम चर्चा करते हैं अब कालक्रम के बारे में और समझते हैं इसका कालक्रम क्या है। सबसे पहले देखें कालक्रम के बारे में जाने तो रेडियो कार्बन 14 अर्थात इसको C14 C14
कहा जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, 14 के माध्यम से इसके कालक्रम के बारे में जानकारी के बारे में पता चलता है। तो माध्यम से 2350 वीसी से लेकर, यानी ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसके कालक्रम को दर्शाया गया है। यानी कि अगर रेडियो कार्बन C14 या रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसके जो कालक्रम की अगर जो एक कालक्रम दर्शाया जाता है कि कहां से कब से ये सभ्यता विकसित हुई और कब तक ये बनी रही, तो लगभग 600 साल तक, यानी 2350 से 1750 तक लगभग 600 साल तक ये सभ्यता विद्यमान रही और इसके बाद में इसका पतन होना शुरू हो गया था। तो यही डेट हमारी एनसीईआरटी भी मानती है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है, उसने भी यही डेट मानी थी। ओल्ड एनसीईआरटी ने भी यही डेट मानी थी, यही तिथि मानी थी। किंतु अब देखा जाए नई शोध के आधार पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसके कालक्रम को माना गया है। और जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है और नई शोध के आधार पर न्यू एनसीईआरटी में भी यही डेट दर्शाई गई है। अभी हाल ही में कुछ एग्जामों में ये डेट को बार बार पूछा गया है, जिसमें अगर हरियाणा पीसीएस की बात करें तो उसमें भी इस डेट को ही पूछा गया था और कुछ वनडे एग्जाम में भी इसी डेट को बार बार पूछा गया है। तो यहाँ देखा जाए तो नई शोध के आधार पर अब ये न्यू एनसीईआरटी भी इसी को अपनी डेट मानती है। न्यू एनसीईआरटी भी इसी को अपनी डेट मानती है, तिथि मानती है। अगर किसी एग्जाम में अगर ये दोनों डेट दे दी जाए तो इसको वरीयता दी जाती है और यही डेट अब मान्य है। किंतु कुछ इतिहास विद्वान और भी हैं जिन्होंने बारी बारी से अपनी डेटों को दर्शाया है। तो वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी विद्वान हैं, उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना अलग अलग मत इन्होंने दिया है और बारी बारी से इन्होंने अपनी अपनी चीजों को रखा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, एक विद्वान है मार्टिन व्हीलर, जिन्होंने जो डेट मानी है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि को माना है। जो विद्वान है मार्टिन व्हीलर। लेकिन इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया है, लेकिन कुछ विद्वान यहाँ पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी का जमाव मिला है वो इतना जमाव नहीं है जो 1000 साल तक का हो। विद्वान यहाँ पर कहते हैं कि इसमें जमाव जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो 600 साल या 700 साल तक का ही
हो सकता है। लगभग 1000 साल पुराना इसमें जवाब नहीं है। तो इस प्रकार से इनका कोई तर्क नहीं है। एक दूसरे विद्वान हैं जिनको माधव स्वरूप वस्त्र कहते हैं, उन्होंने इनका तिथि क्रम जो दर्शाया है वो 3500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व इसका तिथि क्रम दर्शाया है। अर्थात जो विद्वान हैं माधव स्वरूप वत्स, किंतु इसके पीछे कोई इन्होंने लॉजिक नहीं दिया और इसका कालक्रम दर्शाया है 3500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ये और पीछे चले गए और इसके पीछे इन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया है, कोई तर्क नहीं दिया है, एक विद्वान है बीबी लाल, जिनको ब्रजवासी लाल कहा जाता है, इनका फुल नाम है ब्रजवासी लाल। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की डेट को जो माना है वो 4000 ईसा पूर्व से भी पहले की तिथि मानते हैं। वो है ब्रजवासी लाल, बीबी लाल। इनके इस तिथि के पीछे उन्होंने एक तर्क दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि हो सकती है वो 4000 ईसा पूर्व से पहले की हो सकती है, क्योंकि उनको ऐत्रेय ब्राह्मण में एक 3800 ईसा पूर्व के समय समकालीन एक लेख मिला था, जिसके आधार पर वो कहते हैं कि अगर 3800 ईसा पूर्व पहले का एक लेख हो सकता है तो जो सिंधु घाटी सभ्यता 200 साल पहले की होगी, यानी कि 4000 साल पहले की उसमें विकसित हुई होगी। तो ये जो तर्क देते हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण के माध्यम से तर्क देते हैं कि ये इसकी तिथि हो सकती है। किंतु ये एक प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों का एक अलग अलग मत है, अपने अपने आधारों पर उन्होंने मत दिए हैं। लेकिन अगर एक वास्तविक डेट या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर माना जाए, जो नई एनसीईआरटी है, तो उन्होंने ये डेट जो रखी है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के समय की है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से संबंधित हमको एक सम्राट मिलता है, हक्काड सम्राट, जिन्होंने जो सारगांव से संबंधित है, जिसके लेख से हमको पता चलता है कि वो एक लेख में ये दर्शाता है कि उसके सभ्यता से दिलमुन, माकन और मेलुआ के जो सभ्यताएं थी वहां से व्यापार करते थे। तो जिसमें दिलमुन की अगर जो चर्चा करता है वो बहरीन को बोला गया है, और माकन या मागन जो शब्द बोला गया है वो ओमान को बोला गया है। लेकिन मेलुआ की अगर जो चर्चा करें तो मेलुआ को जो बताया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम के उल्लेख किया गया है। तो उस लेख के आधार पर भी इससे संबंधित हमें कुछ तथ्य मिलते हैं। तो ये हमने की कालक्रम के बारे में बात। अब देखते हैं इसके निर्माता कौन कौन थे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे निर्माता की बात करते हैं। और निर्माता की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ लेते हैं इसका पॉइंट निर्माता। तो निर्माता में अगर पहले पॉइंट की हम बात करें, कुछ विद्वान हैं
तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को आर्य मानते हैं। अर्थात इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी वो आर्यों के द्वारा ही विकसित हुई थी, और उस समय क्या है कि आर्य जनों ने ही इस सभ्यता को विकसित किया। बाद में ये ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई थी। लेकिन इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है कि ऐसी सभ्यता कौन सी हो सकती है कि जो पहले नगरीय थी और वही लोग उसमें गांव में जाके बस गए थे और गांव में रहना शुरू कर दिया था। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो इनके तथ्य को नकार दिया जाता है। तो ये विद्वान हैं, अगर इनकी बात करें तो वो हैं जिनके पक्ष में है, आर्य के पक्ष में, तो वो हैं लक्ष्मण स्वरूप और दूसरे हैं रामचंद्र। एक और विद्वान है वीवी लाल। इन्होंने माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। वीवी लाल की पुस्तक है, वीवी लाल की पुस्तक है दास सरस्वती फ्लोज ऑन, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने चर्चा की है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। एक और तर्क दिया जाता है दूसरे निर्माताओं की अगर बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि इसके जो निर्माता थे वो मेसोपोटामिया में एक सभ्यता विकसित हुई थी, दूसरी सभ्यता विकसित हुई थी जिसको सुमेरिया की सभ्यता कहा जाता है। तो सुमेरिया की सभ्यता में ही बोला जाता है कि सुमेरियन लोग ही यहाँ आके बस गए थे और इस सभ्यता को विकसित किया था। तो सुमेरियन लोगों को भी इस सभ्यता का निर्माता माना जाता है। तो इसके संबंध में जो मत है तो वो गार्डन चाइल्ड का है। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वो सुमेरियन लोग थे। ठीक है। और इसके बारे में देखें तो द्रविड़ लोगों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे। इनके पक्ष में कौन है? इनके पक्ष में अगर देखा जाए तो आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी इस पक्ष के इसके मत में है। कहते हैं राखल दास बनर्जी कहते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे। अर्थात जो द्रविड़ लोग होते थे वो इस सभ्यता से संबंधित थे, सिंधु सभ्यता से, और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये सभ्यता विकसित हुई थी। लेकिन कुछ विद्वान और भी हैं जो कहते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो दास दस्यु थे। दास दस्यु थे। दास दस्यु के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो मार्टिन व्हीलर कहते हैं मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता दास दस्यु लोग थे, जो इस सभ्यता में पहले ये सभ्यता ग्रामीण थी, ग्रामीण शहरों में तब्दील हुई और विकसित होते हुए ये काफी डेवलप हो गई थी, और उसके निर्माताओं को दास दस्यु माना जाता है। उनके परिप्रेक्ष्य में किसका मत है? ये मार्टिन व्हीलर का है। लेकिन
कुछ विद्वान हैं जैसे आर.एस. शर्मा हुए और एस.एन. सरकार हुए तथा डी.एन. झा, ये कहते हैं कि इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वो मुंडा लोग थे, यानी जो हमारी मुंडा जनजाति है हमारे देश में, और मुंडा जनजाति उस समय ने ये विकसित की थी। और उनके लेख भी आज भी इस सभ्यता से संबंधित लेखों में जो समरूप हैं और मेल खाते हैं, तथा उनके बारे में उन्होंने बोला है कि अगर मुंडा लोगों से या उनके मुंडा लोगों के जो पुरोहित हुआ करते थे या उनके जो विद्वान हुआ करते थे, अगर उनकी सहायता ली जाए तो इस लिपि को पढ़ा जा सकता है। तो ये आर.एस. शर्मा सर का ये एक प्रकार से स्टेटमेंट था। किंतु ये मेंस की चर्चा है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके फैक्ट को ही समझेंगे तो देखेंगे। इसका 5वां पॉइंट देखेंगे तो समझेंगे। कि मुंडा लोग इस सभ्यता से संबंधित थे। उनके पक्ष में कौन कौन है? तो आर.एस. शर्मा, एस.एन. सरकार तथा डी.एन. झा, इत्यादि का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो मुंडा लोग थे। इस प्रकार से देखा जाए तो हमने यहाँ पे चर्चा की मुंडाओं के बारे में, निर्माताओं के बारे में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। तो इसके नामकरण की हम चर्चा करते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। तो इसके हम नामकरण की चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि इसके जो प्रमुख स्थल जो मिले हैं वो सिंधु घाटी द्रोणी में ही मिले हैं और उसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। दूसरे इसके और भी कई नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, दूसरे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता इसका कैसे नाम पड़ा। तो यहाँ पे हम चर्चा की बात करें तो इस सभ्यता के दौरान, इस सभ्यता की खोज के दौरान जो सबसे पहला प्रमुख स्थल की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नगर ही था, जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी और उसी के आधार पर ही इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसके जो प्रमुख स्थलों की खोज हुई है वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी जो आज वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, उसी के नदी तट पर इन प्रमुख नगरों की खोज हुई थी और जिसके आधार पर इसको सिंधु सरस्वती नदी भी कहा जाता है और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी इसका मतलब है कि ये उस समय की पूरी दुनिया की सबसे ऐसी नगरीय सभ्यता थी जो उस समय सबसे ज़्यादा डेवलप थी और ज़्यादा विकसित थी
और जिसके आधार पर इस सब पूरी सभ्यता को ही प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट इसका नाम है तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब है कि इस सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने तांबा और पीतल को मिलाकर कांसा तैयार किया था, जिसके आधार पर एक पूरी सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा बारी बारी से इसके कई नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती की सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ हमने चर्चा की इसके नामकरण को लेकर। अब इसके विस्तार की हम चर्चा करते हैं। जो इस पॉइंट का, इस हमारे लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा, लेकिन आधा जो बचेगा हमारा शेष भाग, जैसे विशेषताएं और इसका पतन के बारे में, वो हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें देखा जाए अभी एक पॉइंट और बचा है, वो है हमारा इसका विस्तार क्या है। इसके हम विस्तार की चर्चा करते हैं और समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या है। विस्तार की चर्चा करते हैं तो यहाँ समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सपोज दैट एक इंडिया का मैप है ये, और यहाँ देखते हैं इस सभ्यता का जो विकास कहाँ का हुआ है। तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट है हमारा सबसे पश्चिमी पॉइंट है और सबसे उत्तरी पॉइंट की ये यहाँ पर है, और ये जो पॉइंट है सबसे पूर्वी है, और यहाँ एक ये हमारे स्थल की खोज हुई है, ये सबसे दक्षिणी है। तो यहाँ अगर देखा जाए ये इस प्रकार से ऐसे करके इस सभ्यता की आकृति है। ये आप देख रहे हैं हड़प्पा जो सभ्यता विकसित हुई है वो इस डिजाइन में है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इस स्थल की अगर हम बात करें तो ये सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर। ये दास्त नदी के तट पर है, कहीं दास्त नदी है, दास्त नदी। ये बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान प्रांत में है ये सुतकांगेडोर। यहाँ से लेकर अगर यहाँ इस स्थल तक की हम बात करें तो ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी, कभी कभी इसका नाम पूछ लेते हैं नदी का नाम। तो हिंडन नदी ये यमुना की सहायक नदी है, उसके तट पर बसा हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। सबसे उत्तरी स्थल की हम बात करें तो ये मांडा है,
मांडा, ये चेनाब नदी के तट पर है, बसा हुआ था। मांडा चेनाब नदी। मांडा से लेकर सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये दायमाबाद है, दायमाबाद, और ये प्रवरा नदी के तट पर है, बसा हुआ था। ये जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और इस प्रकार से देखा जाए तो इसकी जो दूरी देखते हैं यहाँ से, सबसे पूरब से लेकर सबसे पश्चिम तक की दूरी है, सबसे पूरब से पश्चिम तक की दूरी है, तो ये 1600 किलोमीटर है, सबसे 1600 किलोमीटर है। और मांडा से लेकर अगर हम बात करें दायमाबाद तक की दूरी की हम बात करें तो ये 1400 किलोमीटर दूरी है, 1400 किलोमीटर है। ये जो दूरी है मांडा से लेकर दायमाबाद तक, ये 1400 किलोमीटर है। और यहाँ सुतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वो 1600 किलोमीटर की दूरी है। इस प्रकार से अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी के आधार पर 15,03,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, लगभग 15,03,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। तो ये इसका विस्तार है। और अगर इसके स्थलों की बात करें तो कहाँ कहाँ हैं, इसके 2 स्थल हैं अफगानिस्तान में पड़ते हैं, जो सोरथुगई और मुंडीगाक है, तथा कुछ प्रमुख स्थल हैं जो पाकिस्तान में हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोहमदड़ो, चहुदड़ो, कोटदीजी, सुतकांगेडोर इत्यादि। ये जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में हैं। और कुछ प्रमुख स्थल हैं यहाँ पे भारत में, जैसे जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो मांडा हो, और पंजाब में संघोल, रोपड़, ये पंजाब में है। हरियाणा में वनावली, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुलास, मेरठ में आलमगीरपुर, बागपत में अभी नींव सर्च हुई है, नींव खुदाई के माध्यम से पता चला है कि बागपत के सनौली गांव में लगभग 116 समाधान प्राप्त हुए हैं, वो हड़प्पा काल से ही संबंधित हैं। और राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा है, वालाथल है। और गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में देसलपुर, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा और भी काफी प्रमुख स्थल हैं, जिसमें जो हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगर भारत में ही सबसे ज्यादा स्थलों की खोज की गई है तो गुजरात से ही की गई है। गुजरात में एक ऐसा स्थल और भी पाया गया है, जैसे सुरकोटदा, जहाँ से हमें घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल एक ऐसा स्थल है जो एक प्रकार से डॉकयार्ड है, यानी कि बंदरगाह नगर था। इस प्रकार से देखें तो ये प्रमुख स्थल हुए। ये हमारा विस्तार है इसका हड़प्पा सभ्यता का। जो सबसे पश्चिमी स्थल हमारा ये बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो वो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर मेरठ में पड़ता है। सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो मांडा चेनाब नदी के तट पर है। और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र में दायमाबाद, जो प्रवरा नदी के तट पर है, ये स्थल बसा हुआ है। टोटल हम क्षेत्रफल की हमने बात की तो 15,03,000 वर्ग किलोमीटर जो न्यू एनसीईआरटी के आधार पर है। और पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर अगर हम बात करें तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इस प्रकार से हमने देखा, आज इसके हमने खोजकर्ताओं के बारे में जानकारी की, इसका तिथि क्रम के बारे में जाना,
इसके काल क्रम के और तिथि क्रम के बारे में जाना, और इसके निर्माताओं के बारे में हमने जानकारी की। नामकरण किस किस आधार पर ये नामकरण पड़ा है उसके बारे में जानकारी की, और इसका हमने विस्तार देखा, इसके बारे में जानकारी की। लेकिन ये अभी हमारा चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है। अब हम न्यू लेक्चर में कल हम चर्चा करते हैं। वो चर्चा ये रहेगी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में देखेंगे धार्मिक जीवन इनका कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और आर्थिक में कृषि के बारे में चर्चा करेंगे, नगरीय जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, और उद्योग व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम इसके पतन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से देखें, अभी एक क्लास लेना और जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस क्लास को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसी से संबंधित, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, वो इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।